आंकड़े को छूती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है और यहां पर इंडिया गठबंधन 231 सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है और अदर्स में 18 हैं। लेकिन संकेत हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे कि जब एक एक बड़ी उपस्थिति कांग्रेस देती हुई दिख रही है और उसके बाद सबको इंतजार इस बात का होता है कि उस पार्टी का नेता, जिससे अभी तक उनके कार्यकर्ताओं को उम्मीद नहीं थी, नेताओं को उम्मीद नहीं थी, अगर वो अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है, कांग्रेस एक बेहतर स्थिति में आ रही है, तो उसके बाद पहली प्रतिक्रिया उनकी क्या होनी चाहिए, उनके मुंह से शब्द कौन से निकलने चाहिए। अभी हमने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, उसके बाद हम उसी समय स्मृति ईरानी को भी सुन रहे थे। आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, अगर तुलना की जाए दोनों के शब्दों की तो क्या इस तरह की जो स्थितियां हैं वो पहले कितनी बार आई है? 77 तो खैर चलिए बाहर भारी बहुमत मिला था, लेकिन आप 98, 99 को भी याद करिए जब सोनिया गांधी जी को 272 वाला एक फिगर देने की बात हो गई थी। इसलिए ये आज की सिचुएशन लगभग वैसी ही है। शाम को रात तक दोनों तरफ से जो साथ शरद पवार जी जैसा कहा गया वो अपना क्या संपर्क करते हैं, उन्होंने तो पहले कांग्रेस के साथ मर्जर तक की बात कही। इसलिए ममता बनर्जी, राहुल गांधी का स्टैंड क्लियर है, वो पूरे इस मूड में ही है और उनकी मांग भी रहेगी। और संसद, देखिए चाहे किसी भी सरकार बने, दोनों पक्षों में जिस तरह से बराबरी की स्थिति होगी तो संसद में कैसे काम होगा और कितने सरकार चलेगी ये आगे का सवाल है। लेकिन आपने जो कहा, इन दोनों के उससे लगता है कि पूरी कोशिश अगले 2-3 दिन, जरूरी नहीं कि कल सुबह ही हो जाए, अलायंस फिर बात करे, फिर पटनायक से बात करे, फिर उनसे बात करे, ये अभी जोड़ तोड़ का खेल जरूर होगा। ये ठीक है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो सिंगल लार्जेस्ट थे, पहले एक बार बुला के यदि बाद में कहते मैं नहीं बनाना चाहता, वो अलग बात है कि ठीक है आप दूसरे को मौका दे दीजिए, 240 पर तो हम सरकार बनती नहीं है, या तो जो बीजेपी स्टैंड ले ले। इसके साथ ही, क्योंकि जिस सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं जहां पर बीजेपी 240, अकेले बीजेपी अगर बहुमत नहीं पा रही है, 272 नहीं पहुंच पा रही है, तो इसमें सबसे बड़ा डेंट मुझे लगता है कि अरविंद जी उत्तर प्रदेश से बीजेपी को मिला है। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर के लिए अंजलि का रुख कर लेते हैं। अंजलि, ओवर टू यू। बड़ी खबर में हम आपको बता देते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा लॉस, यानी कि इतना बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को क्यों हुआ, जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे थे कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहने वाला है पश्चिम बंगाल। अब आपको बता देते हैं पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन बीजेपी का कमजोर क्यों रहा। घुसपैठियों का मुद्दा दरअसल नहीं चला, जोरों शोरों से बीजेपी की ओर से कोशिश की गई कि घुसपैठियों के मुद्दे को उठाए, सीए और यूसीसी का दाव उल्टा पड़ गया। दरअसल एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा था कि जो बीजेपी के पक्ष में जा सकता था, जो कि बीजेपी की परफॉर्मेंस को यहां पर बेहतर कर सकता था, लेकिन ये उल्टा पड़ गया। ममता पर वोटर्स का जो भरोसा है वो बढ़ा, यानी कि पश्चिम बंगाल में आप कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर ममता बनर्जी ही सबसे बड़ा फैक्टर हैं। और पश्चिम बंगाल को लेकर कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है। यहां पर मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी नहीं चल पाया। 2019 का भी आपको फिगर बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल का 18 सीटें गई थी भारतीय जनता पार्टी के पास, और अब 2024 में 12 सीटें, यानी कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से माँ, माटी, साथ ही साथ मानुष का फैक्टर यहां पर ममता बनर्जी के पक्ष में पूरी तरह से गया। एक बार फिर से आपको ले चलते हैं स्टूडियो। जी, विजय शर्मा इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। विजय साहब, आखिर चूक कहां पर हो गई? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गारंटी दी थी, योजनाओं की गारंटी दी थी और यह भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उसके कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख भी रहे, शक्ति केंद्र भी रहे, जिला संगठन भी मजबूत रहा। आखिर चूक कहां पर हो गई, बताएं। देखिए, ये तो विश्लेषण का वो है कि अभी हम जब आपने देखा होगा 2014 और 2019 में भी इलेक्शन जीते थे, तो उस टाइम भी हमने चुनाव के बाद का विश्लेषण किया था और जो हम सीटें हारे थे उसके ऊपर विश्लेषण किया था। तो हम जीते थे तब भी किया था और अब तो हम कुछ सीटें जो है, जैसे कि आपने बताया उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, ये 3 स्टेट ऐसे हैं मेन, और बंगाल में हमारी सीटें जो है आंकड़ों में अभी कुछ में रिजल्ट भी आ गए हैं, कम हुई है। तो इस पर बैठेंगे, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई एक कारण होता है, कई कारण होते हैं। उस कारण में जाएंगे कि वो क्या कारण रहे कि हमारी यहाँ सीटें थोड़ी कम आएंगे, कम और आने जा रही है जैसे कि नज़र आ रहा है। तो कुछ दिनों बाद हमारा जो है शीर्ष नेतृत्व तो बैठेगा और फिर इस पर होगा। तो अभी तो ये कुछ बताना और कहना जल्दबाजी होगी
कि क्या कारण रहे कि लेकिन हम यहाँ विजय थोड़ा शर्मा जी एक जितना सवाल है, हमने क्योंकि उम्मीद की जो थी, आपकी वो सीटें नहीं अगर कर हम पाए। एनडीए को हटा के 240 सीटों पर फोकस करें, 272 का आंकड़ा जो है वो बहुमत होता है। 240 में सबसे बड़ा डेंट जो है वो आप लोगों को उत्तर प्रदेश से पड़ा है, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? जी मैंने बताया ना, ये कोई एक कारण नहीं होता, कई कारण होते हैं और इस पे हम बैठेंगे जब विश्लेषण करेंगे। और मोदी जी ने 2019 में तो दूसरे दिन ही मीटिंग की थी कि हम जो बाकी सीटें हारे हैं, जबकि हमारा 356 के आसपास एनडीए के साथ हमारी सीटें आई थी 2019 में, फिर भी हमने हारी हुई सीटों पे मंथन किया था। तो ऐसी जो ये यूपी में हमारी कम हुई है, राजस्थान में हुई है, महाराष्ट्र में भी थोड़ी कम हुई है, ठीक है, इस पे हम बिल्कुल विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण करने के चलिए बाद ठीक में है, आप जब विश्लेषण करने की बात बुलाएंगे, कर रहे हैं विजय शर्मा तो जी, हम आप जरूर हमारे साथ बताएंगे किस रहिएगा। वजह से ये लेकिन सब हम कुछ रहा है। अंजलि का रुख कर लेते हैं एक बार। महाराष्ट्र में आखिरकार बीजेपी को क्यों नुकसान हुआ, अंजलि बताएंगे। बिल्कुल, देखिए जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि महाराष्ट्र में नुकसान के पीछे की वजह क्या रही एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो देखिए, शिंदे की बगावत से लोगों में नाराजगी, एनडीए के कमजोर प्रदर्शन के कारण महाराष्ट्र में क्या रहे। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें अगर किसी राज्य से आती हैं तो वो महाराष्ट्र है, 48 सीटें। उद्धव ठाकरे के प्रति वोटर्स में सहानुभूति रही, एक इमोशनल फैक्टर आप कह सकते हैं उद्धव ठाकरे के प्रति यहां पर वोटर्स का रहा है। अजीत पवार भी एक बड़ा फैक्टर रहे हैं। अजीत पवार पर महाराष्ट्र को भरोसा नहीं हुआ, चूंकि परिवार साथ ही साथ पार्टी दोनों में फूट यहां पर देखने को मिली है। 2019 में प्रदर्शन ठीक था महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इस बार शरद पवार का दांव जो है वो चल गया, चूंकि एक सॉफ्ट कॉर्नर लोगों के मन में रहा यहां पर शरद पवार के लिए, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे के लिए भी ये जो सॉफ्ट कॉर्नर है लोगों का, जो इमोशनल कनेक्ट है वो बना रहा। कांग्रेस की ताकत समझ नहीं पाई बीजेपी ने कम आंक लिया कांग्रेस की ताकत को महाराष्ट्र में, और ये भी एक बड़ी वजह, ये भी एक बड़ा कारण रहा महाराष्ट्र में बीजेपी के, एनडीए के कमजोर होने का। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं स्टूडियो। जी शुक्रिया अंजलि। तो कुल मिलाकर चर्चा हम इस बात को लेकर कर रहे थे। देखिए, अगर आप देखा जाए तो बहुमत तक पहुंचने के लिए बीजेपी को करीब 32 सीट चाहिए। अभी कुछ आंकड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन एक बड़ा आंकड़ा है। मंदोला जी मेरे साथ मौजूद हैं। मंडोला जी, अगर आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेचर को समझे, क्योंकि ये कहा जाता है कि गुजरात से उन्होंने सरकार चलाई, गुजरात का एक लंबा कार्यकाल और 10 साल का यहाँ का कार्यकाल, गठबंधन की सरकार चलाना इतना आसान नहीं होता है। क्या गठबंधन की सरकार, क्योंकि अभी और सहयोगियों की जरूरत पड़ सकती है, गठबंधन की सरकार, और उसके लिए प्रयास भी किए जाएंगे, जैसे कांग्रेस नए सहयोगियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, स्वाभाविक तौर पर एनडीए भी यही प्रयास कर रहा होगा। क्या गठबंधन की सरकार चलाना इतना आसान है? क्योंकि जिस तरीके से कई सारे फैसले ले लिए गए और कई सारे कड़े फैसले लेने बाकी है, संभव है? कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक गुजरात में रहे थे, एक बहुमत की सरकार चलाई। दिल्ली में 10 साल से वो बहुमत की सरकार चला रहे थे और उनको बहुमत ठीक ठाक मिला था 2019 में, तो उस हिसाब से उन्होंने खुलकर फैसले किए। लेकिन अब जब गठबंधन की सरकार चलाएंगे तो पहले, अब जो इन्होंने बीजेपी के 10 साल के शासन में आपने देखा होगा, अभी एनडीए की कई जगह सरकारों में तोड़ फोड़, संख्या, बहुमत के लिए संख्या बढ़ाना। अभी हिमाचल प्रदेश में 6 विधायकों को तोड़ा था, फिर वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे शायद जीत भी गए 6। तो मेरा कहने का मतलब कि अब वो जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो भारत सरकार है, ये मतलब केंद्र की सरकार चलाने में कर पाएंगे, ये मुझे लगता है कि अपनी बड़ा मुश्किल होगा। संजीव बुनियाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजीव बुनियाल जी, जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन नंबरों को लेकर क्या संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं? अभी कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें इंतजार है, जहां पर एक ये जरूर कहा गया है कि नए सहयोगियों का हमें इंतजार है, और नए सहयोगियों की बात अगर हुई है तो कल ये भी कहा गया है कि इंडिया अलायंस के जो तमाम घटक दल हैं उनके साथ बैठक होगी। आपको इन नंबर्स के साथ क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए, थोड़ी सी अगर पॉलिटिकली एनालाइज करें इस सबको, तो मुझे लगता है कि हल्की सी दिक्कत जरूर एनडीए को रहने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं। जिस सरकार ने थंपिंग मेजोरिटी से वर्चस्व बनाते हुए 2014 में, 2019 में हम सबने उसके साक्षी रहे हैं, किस तरह से चीजों को लिया, अपनी नीतियों को कार्यान्वित किया और धरातल पर उसको लाकर लोगों को लाभ दिलवाया। वो लगता है कि कहीं ना कहीं जब इतनी स्ट्रांग ऑपोजिशन रहने वाली है
तो वहां पर कुछ चीजों के लिए रोक लगाना होगा। तो ये सब मुझे लगता है एक नए स्तर से, नए तरीके से इस गवर्नमेंट को लेकिन चलाने आपकी के लिए नजर इनको से क्या initiative फैक्टर लेना रहे इस पूरे चुनाव में जो बीजेपी के फेवर में कुछ राज्यों में काम नहीं कर पाए और कांग्रेस के फेवर में या समाजवादी पार्टी के फेवर में काम कर गए? देखिए, मैं एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं अभी आपको कि हर एक, जैसे दवाई के एक्सपायरी डेट होती है ना, वैसे ही एक सरकार की, एक व्यक्ति की, एक निष्ठावान लीडर की भी एक्सपायरी डेट रहती ही होगी। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज एक एज ग्रुप का क्राइटेरिया बना के उसको शायद घेरे में लेके और उसको चिन्हित करा करती हैं। तो मेरे इस वाक्य से ये ना समझे कि मोदी जी की एक्सपायरी डेट लगभग नीचे की तरफ जानी शुरू हो गई, इसको इस तरह से एनालाइज ना करें, परंतु संगठन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंट्रोस्पेक्शन करना ही चाहिए पार्टीज को, ऑर्गेनाइजेशन को। वो देश के लिए भी बढ़िया होता है। कांग्रेस के समाज लिए प्रवक्ता बढ़िया। राकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं के पास चलते हैं। राकेश जी, क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस को जो चुनाव लड़ना चाहिए था उतनी तेजी के साथ नहीं लड़ पाई? क्योंकि एक सनातन की लहर, राम मंदिर की लहर और मोदी की गारंटी थी और कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक असर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, कांग्रेस के उम्मीदवारों पर था। जितनी बेहतर तरीके से चुनाव लड़ना था नहीं लड़ पाए, जितनी बेहतर या ज्यादा पैसा खर्च उम्मीदवार कर सकते थे नहीं कर पाए थे। एक मानस था जो मान चुके थे कि हमारी सरकार नहीं बन रही है, हम रेस में नहीं है। क्या मानते हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल इसका उल्टा है। जो आपने कहा उसका अच्छा। बिल्कुल उल्टा है। और आपका ही चैनल ने एग्जिट पोल पे क्या बताया, आपने देखा था, इंडिया गठबंधन को आप लोग सीट ही नहीं दे रहे थे। कांग्रेस को गई बार 55 आए थे, इस बार डबल होने जा। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो न्याय यात्रा किया, उसके पहले भारत जोड़ो यात्रा किया, इसका असर है कि इतने सारे सीट्स कांग्रेस और पार्टी को मिला है। मल्लिकार्जुन जी का योगदान नहीं है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में ही पूरा चुनाव हुआ है। हाँ, तो नाम ले लीजिए थोड़ा उनके सा। नहीं, बिल्कुल। मैंने न्यूज चैनलों को देखा, जब सुबह जैसा पोस्टल बैलेट हुआ तो कुछ न्यूज चैनल राहुल जी को दिखा रहे थे और जैसे ही बढ़त दिख रही थी खड़गे जी को दिखाए। देखिए, हमारे लीडर आज का डेट में मल्लिकार्जुन खड़गे है, वो हमारे अध्यक्ष है और हमारे जो स्टार कैंपेनर वो राहुल जी है। इस बात को आप भी डिनाई नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, हमें ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को 2014-19 में बहुत अच्छा मैंडेट पब्लिक ने दिया। आज देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने, झारखंड हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को रिजेक्ट किया है। उनका विचारधारा को पूरी तरह से रिजेक्ट किया है। और जो आप बात कर रहे थे सनातन धर्म की, हम भी सब हिंदू है, तो कोई और चलिए, धर्म आपके पास बढ़ाने, आएंगे, आप अपनी बात पूरी धर्म करिएगा, लेकिन एक बढ़ाने बार हम की- अंजलि के पास लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को क्यों नुकसान हुआ, अंजलि हमें बताएंगे। बिल्कुल, देखिए, बात उत्तर प्रदेश की करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और यूपी के लिए कहा जाता है कि यहीं से होकर दिल्ली की सत्ता तक रास्ता जाता है। लेकिन इस बार बहुत बड़ा खेला उत्तर प्रदेश में हो गया है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब आपको बता देते हैं कि एनडीए के कमजोर प्रदर्शन की आखिर वजह क्या रही। देखिए, उम्मीदवारों का सही चयन नहीं किया गया, ये एक बड़ा फैक्टर, ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि सही चयन नहीं हुआ उम्मीदवारों का। सत्ता विरोधी लहर का नुकसान यहां पर हुआ। सत्ता विरोधी लहर के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हो रही, लेकिन ये एक बड़ा फैक्टर रहा। साथ ही साथ यहां पर पेपर लीक से युवाओं में गुस्सा बहुत ज्यादा नजर आया। कई दफा ऐसा हुआ कि पेपर लीक के कई मामले सामने आए, इसके बाद युवाओं में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला और इस पूरे मुद्दे को भुनाया भी विपक्ष ने, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने। अग्निवीर योजना के तहत भी बहुत ज्यादा नाराजगी बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता में नजर आई। और एसपी यहां पर एक बहुत बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, आप कह सकते हैं। दलित वोट इंडिया को ट्रांसफर हो गया। नुकसान यहां पर भारतीय जनता पार्टी को कई अलग अलग तरीके से हुआ है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ा झटका किसी राज्य में अगर यूपी को लगा, अगर बीजेपी को लगा है तो वो उत्तर प्रदेश ही है। और आरोप ये भी लगाए गए बीजेपी पर लोगों की ओर से कि भाई जो बाहर से लोग आए थे बीजेपी के पास, उन्हें टिकट दे दिया बजाय इसके कि अपनी पार्टी के नेताओं को टिकट दिया जाता। ये भी एक नाराजगी का बहुत बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश में रहा। शुक्रिया अंजलि। कुल मिलाकर अभी हम राहुल गांधी को सुन रहे थे। राहुल गांधी ने अपनी बातों में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया था कि दलितों ने, सबसे गरीब लोगों ने, आदिवासियों ने संविधान बचाने की कोशिश की है, संविधान को बचाया है। तो आपको बता दूं कि देश के आदिवासी मामलों के मंत्रालय के मंत्री चुनाव हार चुके हैं
और एक बड़ा चेहरा वो चुनाव हार चुके हैं, अर्जुन मुंडा, उनके बारे में खबर आ चुकी है। राहुल आज हमारे साथ मौजूद है। राहुल साहब, जिस तरीके से बीजेपी अपना नैरेटिव सेट कर रही थी, कांग्रेस भी नैरेटिव सेट कर रही थी, जाति जनगणना की बात कर, जिसकी जितनी जाति उसको उतना हक। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि देश में कितने ओबीसी के सचिव हैं भारत सरकार में, इस बात को भी उठाया। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं यह भी बताया गया कि अगर 400 पार सीटें आ गई तो संविधान को खतरा हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में एक बड़ी दलित आबादी है जिस पर असर भी हुआ है, क्योंकि मायावती लंबे समय से, कई सालों से पीछे थी और वो वोट बैंक भटकता हुआ दिखाई दे रहा था, जो मुझे लगता है कि शायद विपक्षी गठबंधन को गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ये तमाम फैक्टर भी हैं। इन फैक्टरों को लेकर आप क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में जो एक तरह से हम लोग कह लें कि दलित वोट, जो एक समय में मायावती जी का एक प्रमुख उस वोट बैंक के ऊपर कब्जा होता था, हम लोगों ने विधानसभा चुनाव तक में 2022 में देखा कि मायावती जी का वोट प्रतिशत 12% पे पहुंचा। और वो वोट बैंक जो है कि वो उस समय तक समाजवादी पार्टी को नहीं मिल रहा था, वो वोट बैंक जो उनसे खिसक भी रहा था वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा था। लेकिन इस बार के चुनाव में इससे प्रथम चरण से ये चीज़ें स्पष्ट होने लग रही थी कि दलित वोट बैंक, चाहे वो उसमें जाटव या गैर जाटव दोनों श्रेणियों के वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खेमे में जारी थे। और उसमें जो मुद्दे थे, संविधान को बचाना, आरक्षण से संबंधित मामले, इनका बहुत ही तगड़ा योगदान रहा। और ये योगदान केवल उत्तर प्रदेश तक नहीं रहा, मैं राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में भी भ्रमण कर रहा था और वहाँ पे भी ये मामले जो है कि नीचे जमीन तक मौजूद थे। और हमें लग रहा है कि इसको आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ बड़बोले लोग थे उनकी भी बड़ी भूमिका रही। वो लोग बढ़ चढ़ के कह रहे थे, अनंत हेगड़े ने कहा बढ़ चढ़ के कि भाई 400 से ऊपर सीटें आएंगी, संविधान बदला जाएगा। आप सोचिए कि यहाँ पे लल्लू सिंह फैजाबाद में वो भी ये लाइन कहते हुए दिख रहे थे, कंगना रनौत भी कहते हुए दिख रही थी। तो प्रधानमंत्री को आके खंडन करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा मामला रहा। लेकिन दूसरी चीज़ की जो गैर यादव छोटी जो बिरादरियाँ थे, छोटे छोटे जाति समूह थे, वो 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी के पास थे वो वोट बैंक। लेकिन इस बार वो वोट बैंक भी खिसक गए। देखिए आप स्थिति, संजय निषाद को आपने अपने पास रख लिया। अगर हम लोग गठबंधन दलों में देखें तो दूसरी तरफ जो है कि ओम प्रकाश राजभर भी गए, नेता चले गए, लेकिन वो अपने साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिला सके, क्योंकि ये जो जातिगत जनगणना का मामला जिसको आपने उठाया वो बड़ी प्रमुखता के साथ उठा, जाति प्रतिनिधित्व का मामला। अखिल साहब हमारे साथ मौजूद है। अखिल साहब, हमने 19 का चुनाव देखा, 14 का चुनाव देखा, विधानसभा 17 का भी देखा और उसके बाद विधानसभा देखा जो भी बीजेपी जीती है। सामाजिक समीकरण में और जातीय समीकरण में यह माना जाता है कि भाजपा के कोई तोड़ नहीं है और छोटी छोटी जातियों को उन्होंने कहा कि भाई अगर ओबीसी में यादव एक बड़ा वोट बैंक है तो आप इसे छोड़ दो, जब यादवों की सरकार बनती है तो आपको क्या मिलता है। यह कह के कि जो बाकी के जो पिछड़ी जातियों के अलग अलग वर्ग हैं उनको अपने साथ एक साथ लाने की कोशिश की। यही दलितों के साथ किया कि भाई मायावती सत्ता में आती है तो सबसे ज्यादा फायदा जाटवों को मिलता है, आपको क्या मिलता है। तो दलितों के जो छोटे छोटे हिस्से हैं उनको अपने साथ लाने की बात की, उनके जो अपने नेता हैं उनको आगे बढ़ाने की बात की। लेकिन यहां इस चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश में क्या हुआ समझ में नहीं आया किसी को, बड़ा खेला हुआ। देखिए ये अच्छी तरह से देश की जनता को ये समझ में आ गया है कि मोदी जी जो हैं वो उनकी नीयत ठीक नहीं है। वो जो बोल रहे हैं उसकी कोई बात का कोई उसको इतना स्ट्रांगली नहीं लिया जा रहा है। तो मेरा अपना मानना है कि ये जो जाति समीकरण और जो जिस तरह से मोदी जी ने कहा कि किसी भी तरह से हम जातिवाद के ऊपर नहीं फोकस करेंगे, हम सबका साथ और सबका विकास, उनकी नियत ही ठीक नहीं, ना सबका साथ हो रहा है ना सबका विकास हो रहा है। और जो पिछड़ी जातियां हैं जिनको बहुत जरूरत है एक तरह के आरक्षण की, सपोर्ट की, गवर्नमेंट के सपोर्ट की, वो उनको मिला नहीं। तो उनके दिल में विश्वास जो था बीजेपी के प्रति बहुत कम हो चुका है। और मेरा मानना अभी ये मानते, देखिए जिस तरीके से 400 पार के नारे लगाए जा रहे थे, देश के प्रधानमंत्री हर रैली से कह रहे थे, और जिस तरीके से अमित शाह जी 400 पार, ये जो है इनका घमंड और इनका ओवर कॉन्फिडेंस टूटा है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। और सारे मीडिया चैनल्स भी यही दिखा रहे थे, एग्जिट पोल के अंदर भी 415, 20, 50, लेकिन जो असल के मुद्दे रहे, बेरोज़गारी की बात हो, महंगाई की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे। इसी वजह से ये जो है आज आंकड़े आपने देखे होंगे कि हरियाणा के अंदर जब 10 सीटें थी पिछली बार भाजपा की, लेकिन आज 9 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल करी है। ऐसे पंजाब के अंदर क्लीन स्वीप करने का काम किया, महाराष्ट्र के अंदर ये हुआ है। और लगातार जिस तरीके से झूठ की बात कर रहे थे, नफरत फैलाने की बात करते, 80-20 की, और शमशान कब्रिस्तान देश के प्रधानमंत्री, फिर इधर
कोई मुद्दों की बात ही नहीं की 2019 में किस मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा गया, उनका कोई जिक्र नहीं किया। देश के चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री ठीक है, मंगलसूत्र एक बार अरविंद सर से भी जरा हम समझ लेते हैं। अरविंद जी, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की बात हो रही है, 35 सीटें 2004 में शायद मुझे याद है कि 35 सीटें जो हैं लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की आई, और फिर जो 2 लड़कों को लेकर बार बार जिक्र होता रहा, जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी, जो 2000 हमने देखा पिछले विधानसभा चुनाव में जो बहुत ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड था, लेकिन उतना सफल नहीं हो पाया। लेकिन इस बार अगर अच्छे एक तरह से कह सकते हैं नंबर्स अगर कांग्रेस के भी और समाजवादी पार्टी के भी अगर मिलकर आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या बड़े फैक्टर रहे जो समाजवादी पार्टी के फेवर में काम करके, जिस तरह से वो जिक्र कर रहे हैं कि जो मेन मुद्दे रहे उन पर वर्कआउट किया गया? सबसे बड़ी बात तो सोशल इंजीनियरिंग इन लोगों ने जो की, वो बीजेपी कुछ और चीज़ें चलाती रही, और मैं कहूँगा कि ज़मीनी नहीं थी वो, और इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की। फिर दूसरे दौर में या चुनाव के दूसरे फेज में प्रधानमंत्री ने कम्युनल बनाने की कोशिश की उत्तर प्रदेश। तब तक कम्युनल होने की पॉलिटिक्स मेरे ख्याल से किनारे लग गई थी। 10 साल के बाद अब वो नारे ठीक है अरविंद जी, आप यहीं से अपनी बात पूरी करिएगा क्योंकि बड़ी खबर आ रही है और अंजलि का मुझे रुक करना होगा। अंजलि, क्या बड़ी खबर है आपके पास? देखिए, ब्रेकिंग न्यूज लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, जैसे जैसे अपडेट सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपको अपडेट दे देते हैं। एनडीए 293, साथ ही साथ बीजेपी 239। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, इलेक्शन ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को बता देते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी देर में पार्टी दफ्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। 7 बजे का वक्त दिया गया था और कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। बीजेपी ऑफिस, यहाँ पर पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा पीएम मोदी की ओर से। पार्टी दफ्तर में पीएम मोदी के भव्य स्वागत की देखिए तैयारियां की गई हैं। भले ही इस बार अकेले अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को जादुई आंकड़ा ना मिला हो, ना छू पाई हो भारतीय जनता पार्टी जादुई आंकड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं बीजेपी ऑफिस। और जानकारी इस तरह की मिल रही है कि यहाँ पर खास तैयारियां बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से की गई है। जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे तो जोरदार स्वागत उनका वहां पर किया जाएगा और पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से तैयारी की गई है जश्न मनाने की भी। इंडिया न्यूज की टीम वहां पर मौजूद है। हमारे संवाददाता मनोहर केसरी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल है और यहाँ आप देखिए ढोल नगाड़े के साथ साथ भारत का जो नक्शा है, और इस नक्शा में आप देखेंगे कि हर जगह जो है सो बीजेपी का जो कमल का फूल है उसका निशान है, क्रांति प्रजा सिंह की ओर से ये बनाया गया है। और यहाँ पर देखेंगे पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कटआउट हैं और लोगों में जोश है कि एक बार फिर जो है बीजेपी सरकार बनाने जा रहे हैं। इनसे हम सीधे बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हो? तेलंगाना से आए। तेलंगाना से आए। तेलंगाना में तो आप लोगों ने काफी अच्छा किया, रिजल्ट कैसा? रिजल्ट अच्छा है ना, 4 सीटों से अभी 8 सीटें बढ़ गए, सीधा सीधा डबल। एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। 100% बनेगी, तीसरी बार हैट्रिक मारेगी। अभी कोई कसक है 400 पार नहीं हो पाए, और 400 पार तो हम तो बोले थे विपक्षी को गोल घुमाने के वास्ते। आप लोग भारत का नक्शा बना कर लाए, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश है पूरे भारत में मोदी छा गया है, जहाँ देखिए वहाँ मोदी मोदी दिख रहा है। क्या कहेंगे आप? हाँ, बहुत अच्छी बात है, मोदी जी आए और मोदी जी आएंगे। मोदी जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत अच्छी बात है कि फिर से मोदी जी ही आए हैं। मोदी जी थोड़ा सा दुख है कि 400 पार नहीं हो पाया। हाँ, बहुत अच्छी सीटों से मोदी जी जीते, हारते कमाल हो गया कि मोदी जी फिर से आ गए। है कि सरकार फिर से बनने जा रही है। एक बार मैं दिखाता हूँ नक्शा। यहाँ आप देखिए भगवान राम का झंडा है और लगातार जो है तो लोग हैं तो उनसे हम लगातार बात करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से लोगों में जोश है, लोग यहाँ देखिए डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये नज़ारा बीजेपी मुख्यालय में कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं और देशवासियों को, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, धन्यवाद देंगे कि जिस प्रकार से उनको एक बार फिर हैट्रिक बनाने के लिए इस सीटों तक पहुंचाया है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो जैसे कि हमारी सहयोगी भी बता रही थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। उनके भव्य स्वागत की तैयारियां चल रही हैं और कल जब एग्जिट पोल आए थे तो देश के तमाम हिस्सों से ये खबर आ रही थी कि क्विंटलों के हिसाब से लड्डू तैयार किए जा रहे हैं
और अभी अरविंद जी भी पूछ रहे थे कि उन लड्डुओं का क्या हुआ, एक बार लड्डुओं की जानकारी ले ली जाए। लेकिन राजनीतिक लड्डुओं की चर्चा अरविंद जी कर लेते हैं। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहुंच ही रहे हैं, एक बड़ी सफलता तो है ही, क्योंकि ये तीसरा टर्म है और अगर इतिहास को देखें तो जवाहरलाल नेहरू 3 बार लगातार प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद कई सारे रिकॉर्ड भी टूटने वाले थे। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी का आंकड़ा है वो 239 से ऊपर ही नहीं बढ़ रहा, कभी 42 पहुंच जाता है, फिर 39 आ जाता है। लेकिन आलोक जी, कुल मिलाकर एक संकेत सरकार बनने का है और वो संकेत साफ तौर पर हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि सरकार तो एनडीए की बनने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं, उनके स्वागत की भव्य तैयारियां हो रही हैं। तो वो अपने सहयोगियों को एक संकेत दे रहे हैं और सहयोगियों के साथ साथ पार्टी के तमाम नेताओं को भी ये संकेत दे रहे हैं कि कोई जल्दबाजी मत कर लेना,